चलिएगा, हेडिंग डालेंगे पार्ट 2 कैपिटल मार्केट थ्योरी, CMT। पार्ट 2 कैपिटल मार्केट थ्योरी। देखिएगा, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी की दो सबसे बड़े ड्रॉबैक थे। देखिएगा, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी जो हैरी मार्कोविच ने दी, उसमें एक सबसे बड़ी जो समस्या थी, एक तो थी वो थ्योरी बहुत ज्यादा डेटा डिमांडिंग थ्योरी थी। आपको मान लीजिए अगर 15 सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करना है, उसने 2 और 3 सिक्योरिटीज के बारे में बातें की, बट एक इन्वेस्टर केवल 2 या 3 में जरूरी थोड़ी है पैसा इन्वेस्ट करेगा। हो सकता है उसके पास 6-7 कंपनी के शेयर्स हो, 15 कंपनी के शेयर्स हो। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, अगर मेरा एक बड़ा पोर्टफोलियो बन रहा है जिसमें मेरे पास 15 या 20 स्टॉक हैं, तो अकॉर्डिंग टू द हैरी मार्कोविच मुझे बहुत सारा डेटा चाहिए। मुझे 15 तो रिटर्न्स चाहिए, फिर 15 स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, और 15 के बीच में पेयर वाइज कोरिलेशन चाहिए, पहले से दूसरे का, पहले से तीसरे का। तो इतने सारे कोरिलेशन मुझे चाहिए। तो इस वजह से मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी ने बेस तो दिया, लेकिन ये थ्योरी एक बहुत ज्यादा डेटा डिमांडिंग थ्योरी बन गई। जैसे ही अगर एक पोर्टफोलियो में 2 या 3 से ज्यादा सिक्योरिटीज इन्वेस्टर अगर रखना चाहता है तो। दूसरा ड्रॉबैक जो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी थी, उसने क्या बताया था, देखेंगे। एज पर मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, उसने बोला ये एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये एक कंपनी है बी लिमिटेड, ये एक कंपनी है सी लिमिटेड, और ये एक कंपनी है डी लिमिटेड। एज पर द मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, ए और बी के बीच में आपको कोरिलेशन निकालना पड़ेगा, बी और सी के बीच में कोरिलेशन निकलेगा, सी और डी के बीच में कोरिलेशन, डी और ए के बीच में कोरिलेशन, एज पर द कोरिलेशन कॉन्सेप्ट अंडर द मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, यानी ए और बी कोरिलेटेड हो गई। लेकिन द पॉइंट इज, मान लीजिए ए लिमिटेड जो है वो एक रेडीमेड गारमेंट की कंपनी है, और जो बी लिमिटेड है वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। नाउ द पॉइंट इज हाउ दे कंपनी कैन कोरिलेटेड। रेडीमेड गारमेंट की कंपनी एक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की कंपनी से कैसे कोरिलेशन ढूंढ सकती है? न तो इनका रिस्क प्रोफाइल सेम है, न इनका असेट स्ट्रक्चर सेम है। तो हम कैसे ये बोल सकते हैं कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के बीच में कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा? यहां तो जीरो कोरिलेशन होना चाहिए। अब इसी तरह से ये एक शू कंपनी है, बताओ कैसे कोरिलेट कर सकते हो एक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को शू बिजनेस से, या एक रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस को शूज बिजनेस से? क्या इनके बीच में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन ढूंढा जा सकता है? नहीं ढूंढा जा सकता। क्यों? क्योंकि इनके जो असेट स्ट्रक्चर है, इनका जो रिस्क रिटर्न प्रोफाइल है, वो ही से बिल्कुल डिफरेंट है। तो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का ये दूसरा ड्रॉबैक था। पहला ड्रॉबैक क्या था उसका?
डेटा डिमांडिंग। और दूसरा ड्रॉबैक क्या था, इसने बोला कि आपको पेयर वाइज हर दो कंपनी की सिक्योरिटी में क्या निकालना पड़ेगा, कोरिलेशन। जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर कंपनी का क्या हो जाए, एक दूसरी कंपनी के साथ कोरिलेशन ढूंढना संभव हो। तब मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी ने इस ड्रॉबैक को दूर करना चालू किया। अब मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी ने क्या कैपिटल मार्केट थ्योरी ने क्या बोला, देखिएगा। एज पर कैपिटल मार्केट थ्योरी, दिस थ्योरी सेज ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये चार कंपनियां कोरिलेटेड तो पक्का हैं, बट ये कोरिलेटेड ऐसे नहीं है जैसा कि हैरी मार्कोविच ने समझाया। ये कोरिलेटेड हैं इस तरह से। These company correlated with the market. What does it mean? समझना, क्या अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आया तो क्या इन्फ्लेशन का इंपैक्ट चारों कंपनियों पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर हमारी इकोनॉमी की जीडीपी चेंज हो गई तो क्या चारों कंपनियों पर इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेटें चेंज हो गई तो चारों कंपनियों पर फर्क पड़ेगा। तो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी को थोड़ा सा एडवांस करते हुए कैपिटल मार्केट थ्योरी ने अपना पहला रूल दिया कि ये कंपनियां कोरिलेटेड तो होती हैं, लेकिन ये कोरिलेशन आप केवल और केवल मार्केट के साथ ढूंढ सकते हो। यानी आप ये नहीं बोल सकते ए और बी कोरिलेटेड हैं, ए और बी कोरिलेटेड हैं बट बिकॉज ऑफ द मार्केट। मार्केट में कोई चेंज आएगा ना तो उसका इंपैक्ट चारों कंपनियों पर पड़ेगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते थे कि ए में चेंज आने से बी में भी चेंज आ जाएगा। तो इसलिए जो ये कैपिटल मार्केट थ्योरी थी, इसने एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया और इसने क्या बोला कि ये सारी कंपनियां मार्केट की वजह से एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं, और मार्केट में आने वाले चेंज का इंपैक्ट इन कंपनियों के ऊपर पड़ सकता है। और इन्होंने बोला कि इसीलिए एक नया पोर्टफोलियो जन्म लेता है विच इज कॉल्ड एज मार्केट पोर्टफोलियो। जिस मार्केट में ये सभी कंपनियां क्या हैं, ट्रेड हैं, तो मार्केट में आने वाले चेंज की वजह से हमारा इन कंपनियों में क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है। तो उन्होंने कैपिटल मार्केट थ्योरी में एक नया पोर्टफोलियो डिराइव किया विच इज कॉल्ड एज मार्केट पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट, वेयर दे सेज कि हर सिक्योरिटी या हर कंपनी मार्केट के साथ कोरिलेटेड है। तो वी कैन फाइंड आउट द कोरिलेशन ओनली एंड ओनली बिटवीन ए एंड मार्केट, बी एंड मार्केट, सी एंड मार्केट एंड डी एंड मार्केट। We can't calculate the correlation between A, B, B, C, C, D. But we can calculate a correlation between A and market. क्योंकि ये पक्का पक्का कोरिलेटेड है, फिर B और मार्केट भी पक्का पक्का कोरिलेटेड है। तो यानी उसने एक मीडिएटर दिया जिसकी वजह से सारी कंपनियां आपस में क्या थी, कोरिलेटेड थी। और इसी पोर्टफोलियो को उसने नाम दिया मार्केट पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट। बट अंडर द मार्केट पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम क्या आने लगी, पोर्टफोलियो मींस अ ग्रुप ऑफ रिस्की एसेट्स। अब एक मार्केट में तो बहुत सारी रिस्की एसेट होंगी भाई, मार्केट में कितनी कंपनियों के शेयर्स चल रहे हैं और हर उस इक्विटी शेयर पर रिस्क है। तो अब दूसरी समस्या आई कि यार हम मार्केट की रिस्क को कैसे ढूंढें, मार्केट का पोर्टफोलियो कैसे ढूंढें। मार्केट पोर्टफोलियो डिनोट ऑल रिस्की एसेट प्रिवेल इन द पोर्टफोलियो। तो अब वो भी संभव नहीं था कि हम मार्केट की सभी रिस्की एसेट को लेकर कोई पोर्टफोलियो को डिफाइन कर पाए। तो फिर इस थ्योरी ने एक अजम्पशन डाली कि हम मार्केट की सभी सिक्योरिटीज को लेकर किसी भी पोर्टफोलियो को डिराइव नहीं कर सकते। तो वी हैव टू यूज
अ प्रॉक्सी पोर्टफोलियो ऑफ द मार्केट। हमें मार्केट के एक प्रॉक्सी पोर्टफोलियो को बेस बनाना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी एंड सेंसेक्स आर द मार्केट, यानी वो हमारी टॉप मोस्ट कंपनीज के लिस्टेड सिक्योरिटीज को डील करवाता है। तो इन्होंने बोला हम मार्केट में हर कंपनी रिस्की एसेट को लेकर एक पोर्टफोलियो नहीं बना सकते, तो मार्केट पोर्टफोलियो को एक प्रॉक्सी पोर्टफोलियो के रूप में देखो, और उस प्रॉक्सी पोर्टफोलियो को बोला गया निफ्टी और सेंसेक्स। तो यानी नाउ व्हेनेवर वी वांट टू फाइंड आउट द कोरिलेशन बिटवीन ए एंड मार्केट, तो हेयर मार्केट मीन्स अ प्रॉक्सी मार्केट। तो मैं कोरिलेशन मार्केट से ढूंढूंगा, तो कोरिलेशन के लिए मुझे एक बेस चाहिए। तो हमने उसको लिया कि मार्केट कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय द टर्म, मार्केट इज अ वेरी वाइडर टर्म। तो इसलिए उन्होंने बोला कि मार्केट को रिफ्लेक्ट करने वाला पोर्टफोलियो अज्यूम करो, और मार्केट को रिफ्लेक्ट करने वाला जो पोर्टफोलियो आप अज्यूम करोगे दैट विल बी कॉल्ड एज निफ्टी और सेंसेक्स। यानी इफ यू वांट टू नो द कोरिलेशन बिटवीन ए एंड मार्केट, देन गो फॉर कोरिलेशन बिटवीन ए एंड निफ्टी या ए एंड सेंसेक्स। तो वो जो आपके पास कोरिलेशन आएगा, वही कोरिलेशन आपका मार्केट के साथ उस सिक्योरिटी को कोरिलेशन को समझाएगा। तो दिस इज द ओवरऑल आइडिया बिटवीन द मॉडर्न पोर्टफोलियो एंड कैपिटल मार्केट थ्योरी। उस बात को गलत करते हुए कैपिटल मार्केट थ्योरी ने एक और बेसिक फंडामेंटल बात की। लिखें इसमें थोड़ा सा, द मेन फोकस of capital market theory is, the main focus of capital market theory is that two securities can never be correlated if they have different asset structure. If they have different asset structure and risk profile. They have different asset structure and risk profile, and hence we have to find out the correlation. We have to find out the correlation between security and market in which they operate. We find out the correlation between security and market in which they operate. Full stop. Paragraph change करके लिखना. Since market is a wider term, since market is a wider term, and it comprises all risky assets available in market. It comprises all risky assets in market which actually does not exist. Which actually does not exist. So we must consider a well published stock market. So we consider a well
published stock market such as Nifty or Sensex, such as Nifty or Sensex, to be a proxy market, to be a proxy market. फुल स्टॉप. तो ये कॉन्सेप्ट दिया था किसने? कैपिटल मार्केट थ्योरी ने, कि आप कोरिलेशन ढूंढो, लेकिन वो ढूंढो सिक्योरिटी और मार्केट के बीच. बट मार्केट में भी एक समस्या आ गई, क्योंकि मार्केट एक इतनी वाइडर टर्म है, हम मार्केट का एक पोर्टफोलियो डिफाइन नहीं कर सकते थे. तो मार्केट के पोर्टफोलियो को डिफाइन करने के लिए उन्होंने एक प्रॉक्सी डेटा लिया. उन्होंने बोला एक प्रॉक्सी मार्केट बनाओ, एंड द प्रॉक्सी मार्केट इज नोन एज सेंसेक्स मार्केट या फिर निफ्टी मार्केट. यानी वेनेवर वी वांट टू कैलकुलेट द कोरिलेशंस अंडर द कैपिटल मार्केट थ्योरी, तो मेरे पास एक तो सिक्योरिटी होगी और एक मार्केट का डेटा होगा. तो देन कोरिलेशन कैन बी कैलकुलेटेड इजीली विद द मार्केट. आगे चलें, लाइन चेंज करके लिखें. According to various assumptions of capital market theory, according to various assumptions of capital market theory, an investor is able to create a fully diversified portfolio, which is known as market portfolio, फुल स्टॉप. लिखें, since market portfolio denote fully diversified portfolio, since market portfolio denote fully diversified portfolio, hence in such a portfolio only systematic risk faced by the investor and all unsystematic risk will be cancelled, समझेंगे. कैपिटल मार्केट थ्योरी ने कुछ अजम्पशंस दी जो भी हम बात करेंगे, लेकिन ड्यू टू दीज अजम्पशंस कैपिटल मार्केट थ्योरी अज्यूम कि हर इन्वेस्टर एक फुल्ली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना पाएगा. फुल्ली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब है एक बेस्ट पोर्टफोलियो जहां पर केवल और केवल मार्केट में सिस्टमेटिक रिस्क प्रिवेल करती हैं बस, और जितनी भी अनसिस्टमेटिक रिस्क हैं वो सारी की सारी रिस्क क्या हो जाएंगी? एलिमिनेट. अब बात आई है, दो तरह की रिस्क हमने लिखी, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक. थोड़ा सा समझेंगे लेटर ऑन. इसी टॉपिक में हमारे पास पूरा एक डिस्कशन आएगा सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक का. सुनना, सिस्टमेटिक रिस्क आर द अनअवॉइडेबल रिस्क ऑफ द मार्केट. ऐसी रिस्क जिसको एक कंपनी कभी भी अवॉइड नहीं कर सकती. फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन रिलेटेड रिस्क,
जीडीपी या जीएनपी रिलेटेड रिस्क, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड रिस्क, ऑयल प्राइसेस से रिलेटेड रिस्क, एक्सचेंज रेट से रिलेटेड रिस्क। यानी कुल मिलाकर अगर मैं बोलूं तो जितने भी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, उन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर पर किसी एक कंपनी का कंट्रोल नहीं हो सकता। क्या कोई एक कंपनी मार्केट में आने वाले इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है? क्या कोई एक कंपनी मार्केट में ऑयल प्राइसेस के चेंजेस को कंट्रोल कर सकती है? नहीं कर सकती। तो दीज रिस्क आर कॉल्ड एज सिस्टमेटिक रिस्क, और ये तो मार्केट में हमेशा प्रिवेल करेंगी। नाउ व्हाट अबाउट द अनसिस्टमेटिक रिस्क? अनसिस्टमेटिक रिस्क होती है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी में स्ट्राइक हो जाने की रिस्क, किसी कंपनी के लॉकआउट हो जाने की रिस्क, दीज आर द कंपनी स्पेसिफिक रिस्क which are called as unsystematic. We can eliminate the risk. Reason: the assumptions of capital market theory says every investor is a rational investor and he can predict market completely. अगर आप एक बुद्धिमान इन्वेस्टर हो तो अगर आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोचोगे ही नहीं जहां पर आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि यहां पर स्ट्राइक की रिस्क आ रही है या यहां पर लॉकआउट की रिस्क आ रही है। तो जब कोई भी इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा ही नहीं तो मार्केट में किसी भी प्रकार की क्या नहीं बचेगी, कोई अनसिस्टमेटिक रिस्क प्रिवेल नहीं कर पाएगी। लेकिन ध्यान रखना, प्रैक्टिकली मैं बात नहीं कर रहा हूं। प्रैक्टिकली आप पता नहीं लगा सकते कि स्ट्राइक होगी नहीं होगी, लॉकआउट, बट देयर आर सम अजम्पशंस इन द कैपिटल मार्केट थ्योरी। उन्होंने बोला अगर आप इन अजम्पशंस को मानोगे ना तो ही हमारी थ्योरी अप्लाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे आप लोग बचपन में लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई पढ़ते थे तो वहां भी लिखा हुआ होता था ये अजम्पशन मानोगे तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा, वरना देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ऑल्सो। ठीक उसी तरह से जब कैपिटल मार्केट थ्योरी डेवलप की गई तो इन्होंने कुछ अजम्पशन दी और उस अजम्पशन के आधार पर ही एक इन्वेस्टर एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सकता था जिस पोर्टफोलियो में केवल और केवल सिस्टमेटिक रिस्क प्रिवेल करेगी, कोई भी अनसिस्टमेटिक रिस्क मार्केट में प्रिवेल नहीं करने वाली है। तो बात आती है व्हाट आर द बेसिक अजम्पशंस ऑफ द कैपिटल मार्केट थ्योरी। पेज नंबर 6 पर मैंने वो अजम्पशंस लिखी हुई हैं। एक बार आप पेज नंबर 6 पर आएंगे, हम उन अजम्पशंस के बारे में बात करते हैं। पेज नंबर 6 बिल्कुल लास्ट ही लास्ट पैरा, हेडिंग डली हुई है कैपिटल मार्केट थ्योरी, उसमें 4-5 लाइन के बाद एक हेडिंग है, अंडरलाइन कर लें, अजम्पशंस ऑफ कैपिटल मार्केट थ्योरी। Assumption number 1, market are in equilibrium situation that all stock are correctly priced। पहली कंडीशन देखें, इन्होंने ये माना कि मार्केट में एक इक्विलिब्रियम पोजीशन चल रही है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मींस जितने भी स्टॉक मार्केट में चल रहे हैं ना, उन सब की प्राइसिंग बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से की गई है। हर सिक्योरिटी की जो प्राइसिंग की गई है, जो बेसिकली हम वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज में पढ़ते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि मार्केट में बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट प्राइस चल रही है। दूसरा, इन्वेस्टर्स आर रैशनल, सभी इन्वेस्टर बहुत बुद्धिमान हैं। इन्वेस्टर है होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस, सभी इन्वेस्टर की जो एक्सपेक्टेशन है वो होमोजीनियस है, यानी एक समान एक्सपेक्टेशंस है। देयर आर अनलिमिटेड रिस्क फ्री लेंडिंग और बोरोइंग एट आरएफ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय सबसे ज्यादा यही अजम्पशन काम आने वाली है। अंडर द कैपिटल मार्केट थ्योरी वी अज्यूम हमारे पास अनलिमिटेड बोरोइंग अवेलेबल है और वो भी एट आरएफ अवेलेबल है। कोई रिस्क नहीं है, हम जितना चाहें उतना पैसा मार्केट से उधार ले सकते हैं और रेट भी आरएफ लगेगी हमारे ऊपर, और इसी तरह से हम जितना चाहें उतना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट भी किस पर होगा? आरएफ पर होगा। देखिए आगे मैंने क्या बोला,
ड्यू टू दीज assumptions, investor will invest in a well diversified portfolio which is called as market portfolio. In such a portfolio, unsystematic risk will be cancelled and the only risk which remain is systematic risk which is captured by beta. सिस्टमेटिक रिस्क को डिनोट करने का एक सिंबल है बीटा. हम जब भी बीटा की बात करते हैं तो इट विल डिनोट अ सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ द मार्केट. नाउ अब सुनेंगे. इस थ्योरी ने एक फंडामेंटल थ्योरेटिकल बेस दिया कि हर इन्वेस्टर एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकता है, लेकिन इन्वेस्टर की रिस्क रिटर्न प्रेफरेंस तो अलग अलग हो सकती है ना. समझना, हम बात कर रहे हैं कि हर इन्वेस्टर एक फुल्ली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकता है जिसमें क्या होगी, केवल और केवल सिस्टमेटिक रिस्क प्रिवेल करेगी. बट नाउ द पॉइंट इज, इन मार्केट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर. मार्केट में 4 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं और उन इन्वेस्टर की जो रिस्क रिटर्न प्रेफरेंसेस होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं. तो इसी आधार पर हमारे पास एक रिस्क रिटर्न प्रेफरेंस के आधार पर कुछ कैलकुलेशंस आई. तो लिखेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट डाल के. हाँ, लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, category of investor and their risk and return. Category of investor and their risk and return according to their preference. According to their preference. First, सुनना ध्यान से. The first investor basically a senior citizen type of investor. एक सीनियर सिटीजन है, आज वो रिटायर हुए और रिटायरमेंट के टाइम पर उनको एक साथ उनका ग्रेचुटी का पैसा, पीएफ का पैसा मिला बहुत सारा, 15 से 20 लाख रुपए. क्या लगता है आपको, क्या ये 60 साल वाला जो इन्वेस्टर है, क्या आपको लगता है कि जिसने पिछले 30 सालों की अपनी मेहनत की कमाई को पाई जोड़कर ये जो ग्रेचुटी और पीएफ रिसीव किया है, वो इस पैसे पर एक एग्रेसिव होकर रिस्क उठाने को तैयार हो जाएगा? बोले लो आज 15 लाख रुपए आ गए, पटक दो इसको स्टॉक मार्केट में, मैं आज जाता हूं और स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद लेता हूं. कभी नहीं. ये जो इन्वेस्टर होगा ना, इसका परसेप्शन होगा, यार बहुत मेहनत से ये पैसा कमाया है और पाई जोड़ी है, मुझे इस पर चाहे रिटर्न बहुत थोड़ी मिले, लेकिन मेरा ये जो मनी है ना वो टूटनी नहीं चाहिए. दिस इन्वेस्टर कैन नेवर बी इन अ पोजीशन टू अप्लाई द रिस्क. वो ये चाहेगा, यार मैं इस पैसे को या तो एक एफडी बनवा देता हूं, कम ब्याज मिलेगा बट पैसा सुरक्षित रहेगा, या इसे गवर्नमेंट की किसी सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट कर देता हूं, पैसा कम मिलेगा बट मेरी ये जो मनी है वो क्या रहेगी, वो सेफ रहेगी, 15 लाख रुपए. तो दिस विल बी कॉल्ड इन्वेस्टर हु वांट टू इन्वेस्ट 100% ऑफ इट्स मनी इन द रिस्क फ्री सिक्योरिटी. ये इन्वेस्टर कोई रिस्क उठाने को तैयार नहीं होगा. ये इन्वेस्टर ये चाहता है, मैं जियो रिस्क पर काम करूंगा, मुझे रिटर्न भले ही क्या मिल जाए, कम मिल जाए. यानी द इन्वेस्टर वन इज 100% इन्वेस्टमेंट in risk-free securities. ये पहला इन्वेस्टर बनेगा जो कि अपने पैसे को केवल और केवल कहां लगाएगा, रिस्क फ्री असेट्स में इन्वेस्ट करेगा.
तो बताइए ये रिटर्न क्या कमाएगा? इसकी रिटर्न मार्केट में चल रही रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के बराबर होगी। और इसकी रिस्क 0, क्योंकि at RF our risk will always be 0. Investor number 2. These are the investors between 30 to 50 एज। समझेंगे? मेरे जैसे इन्वेस्टर। मैं क्या सोचूंगा, ध्यान से सुनना बिल्कुल। द पॉइंट इज, मेरे ऊपर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं और मैं ये भी चाहता हूं कि यार मेरा फ्यूचर सिक्योर रहे और फ्यूचर में मुझे कुछ एक इनकम जनरेट होती रहे। ड्यू टू सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज, सम ऑब्लिगेशंस, मैं चाहूंगा कि मेरा कुछ पैसा तो मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं जहां मुझे बिल्कुल रिस्क ना हो और एक नॉर्मल रिटर्न जनरेट होती रहे। यानी सम अमाउंट इन्वेस्टेड इन आरएफ, सम अमाउंट ऑफ माई मनी अर्निंग्स इन्वेस्टेड इन आरएफ। एंड ऑन द अदर हैंड मैं ये सोच रहा हूं कि यार अभी मेरे पास 15-1 साल कमाने के लिए और हैं, तो मैं थोड़ी बहुत रिस्क उठा सकता हूं और मेरे अर्निंग्स का एक पोर्शन तो मैंने आरएफ में डाल दिया, दैट इज जैसे माई पीएफ, कि मैंने कहा भैया पीएफ में जोड़ते जाओ ताकि एक पर्टिकुलर एज के बाद जब पढ़ाना बंद कर दूंगा तो खाने के लिए कुछ तो चाहिए। दूसरी तरफ मैं क्या सोच रहा हूं, यार अभी हैं 10-15 साल कि मैं पढ़ा सकता हूं, तो क्यों ना मेरी अर्निंग के कुछ हिस्से को कुछ मल्टीप्लाई की तरफ ले जाऊं, कुछ रिस्क उठाऊं और उस पैसे को कोशिश करूं कि यार वो थोड़ा मल्टीप्लीकेशन में बढ़ जाए। तो मैंने, मान लो मेरे पास 25 लाख रुपए थे, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, इस 25 लाख में से 10 लाख रुपए तो क्या कर दो, आरएफ में इन्वेस्ट कर दो। ये बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, बट 10-15 सालों में तो डबल टिबल तो पहुंच जाएगा। लेकिन जो बचा हुआ 15 लाख था, मैंने कहा इसमें थोड़ी मैं रिस्क उठाने को तैयार हूं एंड इन्वेस्ट दिस अमाउंट इन सम म्यूचुअल फंड्स, इन सम इक्विटी शेयर्स, इन सम डिवेंचर्स ऑफ एनी कंपनी। यानी एक रिस्की असेट में मैं पैसा इन्वेस्ट करने लग जाऊं। तो मैंने एक कॉम्बिनेशन पर काम किया। मैंने रिस्क तो उठाई, बट बहुत ज्यादा नहीं, मैं दोनों तरफ लेकर चल रहा हूं, यानी एक बैलेंस मेंटेन कर रहा हूं आरएफ और रिस्की असेट के बीच में। तो दिस इज अवर अनदर टाइप ऑफ इन्वेस्टर जो एक कॉम्बिनेशन में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। सम अमाउंट दे इन्वेस्टेड इन आरएफ फॉर अ शॉर्ट रिटर्न एंड सम अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड इन मार्केट। मार्केट मीन्स अ रिस्की असेट। तो यानी मेरा जो इन्वेस्टर नंबर 2 बना, invest in combination of risky asset रिस्क फ्री असेट। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा ये स्टार्टिंग का टॉपिक, नींद भी आ रही है ना पता? हाँ, रेगुलरिटी है ये इसकी, एक चीज में ये रेगुलर है क्लास में। चलिए अब सुने बिल्कुल ध्यान से, कैटेगराइज कर पा रहे हो ना आप इन्वेस्टर को? तो अगर अब ये इन्वेस्टर एक कॉम्बिनेशन में जा रहा है तो नो डाउट रिस्क एंड रिटर्न भी चेंज हो जाएंगी इसकी। अब अगर इसने एक कॉम्बिनेशन लिया किसका,
रिस्की असेट और रिस्क फ्री असेट का, तो बताओ अब इसका जो पोर्टफोलियो बना वो कैसा बना? सम प्रपोर्शन इन आरएफ। तो अगर आप एक पोर्टफोलियो बना दिया आपने, तो आप उसकी जो रिटर्न कैलकुलेट करोगे, ध्यान से देखना, जितना पैसा आरएफ में डाला वो रिटर्न आरएफ मिलेगी इन प्रपोर्शन टर्म्स। आरएफ मिलेगी इनटू जितना पैसा डाला। मेरे पास 25 लाख रुपए थे ना, मैंने उसमें से कितना डाला? 10 लाख। तो द प्रपोर्शन इज 10/25। तो उतनी प्रपोर्शनेट रिटर्न तो मुझे आरएफ से मिल गई, प्लस मैंने बाकी का पैसा कहां डाला? मैंने डाला रिस्की असेट विच इज कॉल्ड मार्केट पोर्टफोलियो। तो रिटर्न जनरेट बाय द मार्केट पोर्टफोलियो इज आरएम, रिटर्न फ्रॉम द मार्केट मल्टीप्लाई बाय WM। तो मैंने जैसे ही प्रोपोर्शनेट फंड्स की इन्वेस्टिंग की, तो मेरी रिटर्न भी एक प्रोपोर्शनेट रिटर्न तैयार हो गई। रिस्क, जीरो की रिस्क इनटू वेट प्लस मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन वेट। तो यानी दैट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो मस्ट बी इक्वल टू, मैम भाई आरएफ में तो रिस्क होगी नहीं ना। अब अगर आरएफ में रिस्क ही नहीं है तो उसको तो जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अल्टीमेटली मार्केट में मुझे जो रिस्क उठानी पड़ी, वो रिस्क उठानी पड़ी स्टैंडर्ड डेविएशन एम और WM के बराबर। बोलो, ये मेरे पास रिटर्न आ गई और ये मेरे पास एक रिस्क आ गई। नाउ मैं जरा इस थोड़ी सी इक्वेशन को थोड़ा ओपन करता हूं। देखिएगा, मुझे ये पता है कि वेट का टोटल हर हालत में 1 होता है, यानी वेट ऑफ F प्लस वेट ऑफ M बराबर हमेशा 1 होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि वेट ऑफ F बराबर 1 माइनस WM हो जाएगा? वेट ऑफ F 1 माइनस WM हो जाएगा। तो मैं इस वेट ऑफ F की जगह ये वैल्यू रख सकता हूं। तो RF 1 माइनस WM प्लस RMWM। ब्रैकेट को अगर ओपन कर दूं तो RF माइनस RFWM प्लस RMWM। RF को अलग रहने देता हूं, ध्यान से देखना। अब इसमें WM दोनों तरफ कॉमन है, मैं इस WM को बाहर ले लेता हूं, तो मेरे पास बचेगा RM माइनस RF। शिफ्टिंग कर दी लिखने की मैंने, माइनस का RF ले लिया, प्लस का RM ले लिया, और WM दोनों में कॉमन था, और इस RF को मैंने प्रॉपरली बाहर रखा। ना ध्यान से देखेंगे, मेरे पास एक इक्वेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो बराबर दिस। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि WM बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट? क्या इस इक्वेशन को उस तरह से लिखा जा सकता है? अगर लिखा जा सकता है तो WM की जगह पर यह रिप्लेस हो सकता है। तो RF प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट RM माइनस RF।
ठीक है यहां तक? नाउ इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, ये आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ को डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट और देन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो. दिस इज अवर द इक्वेशन ऑफ रिटर्न. तो मैं यहां पर रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो वर्ड यूज कर दूंगा. ये लीजिए मेरे पास, ड्यू टू दिस इन्वेस्टर एक रिटर्न तैयार हो गई. द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो बाय द इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन अंडर द कैपिटल मार्केट थ्योरी is known as capital market line. Capital market line. And with the help of this capital market line, we can calculate the risk and return of the investor of this type. यानी अगर मुझे क्वेश्चन में इनमें से बाकी के डेटा पता हो तो वी कैन कंप्यूट द वन पॉइंट. अगर रिटर्न गायब है, बाकी सारा डेटा गिवन है, तो मैं इस इक्वेशन से रिटर्न भी निकाल सकता हूं और मैं इस इक्वेशन से रिस्क भी निकाल सकता हूं. दिस पोर्शन ऑफ द फॉर्मूला इज बेसिकली स्लोप ऑफ अ कर्व. इसे स्लोप ऑफ कर्व कहा जाता है. अगर आप इसका एक ग्राफ बनाएंगे कैपिटल मार्केट लाइन का, तो जो उस ग्राफ का कर्व होगा, जो डायग्राम बनेगा, दैट इज विल बी कॉल्ड एज स्लोप ऑफ द कर्व. बट बहुत केयरफुली चीज पर जाना कि दिस इज अ इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्की असेट एंड रिस्क फ्री असेट. तो देन वी कैन अप्लाई द कैपिटल मार्केट लाइन कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन में मुझे कैसे पता लगेगा कि द इन्वेस्टर इज दिस टाइप, एंड वी हैव टू यूज कैपिटल मार्केट लाइन इक्वेशन. क्योंकि ये पता लगेगा तभी तो इसको लगाओगे. अगर क्वेश्चन में पता ही ना लगा कि इन्वेस्टर क्या कर रहा है, तो हम आंसर पे तो पहुंच ही नहीं सकते. तो देखना, मैं आपको समझाता हूं थोड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल से. देखिएगा इधर ध्यान से. एग्जाम्पल नाउ सुनना. द रिटर्न ऑफ द मार्केट इज 15%, RF is 7%, standard deviation of market is 8%. An investor wants to earn return 12%. Then find out risk of the investor. Now listen, by analyzing the risk return profile we can estimate it. बहुत ध्यान से सुनना. ये इन्वेस्टर कितनी रिटर्न कमाना चाहता है? 12%. यानी द रिटर्न विच इज मोर देन द RF बट द लेस देन द RM. यानी समझो ये क्या चाहता है, मैं रिस्क फ्री से तो थोड़ा बाहर आऊं लेकिन कंप्लीट रिस्क के अंदर रहूं. ये RF से तो ज्यादा कमा रहा है
तो आरएफ से ज्यादा तो तभी कमा सकते हो जब आप थोड़ी रिस्क उठाओगे। लेकिन अगर 15 आपकी एक मैक्सिमम रिस्क की रिटर्न है तो आप 15 से अंदर अंदर हो। तो व्हाट डज इट मीन, जब आप आरएफ से लेकर और आरएम के बीच में अगर कहीं लाई कर रहे हो तो इट मीन्स यू आर द इन्वेस्टर नंबर 3, सॉरी सेकंड, यानी द इन्वेस्टर who wants to create a portfolio having some risky asset and having some risk free। कुछ रिस्क उठाने की वजह से आपको आरएफ से तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन चूंकि आपने पूरी रिस्क नहीं उठाई, तो पूरी रिस्क ना उठाने की वजह से आपकी जो मैक्सिमम रिटर्न होगी वो आरएम के अंदर अंदर होगी। तो मुझे तुरंत, अगर ऐसा डेटा गिवन है तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, वी हैव टू अप्लाई द कैपिटल मार्केट लाइन इक्वेशंस। अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं, एक बार सुनो बिल्कुल ध्यान से, फिर हम बाद में सॉल्व करके इन्वेस्टर डिसाइड करेंगे। ये लीजिए सेकंड पॉइंट, एन इन्वेस्टर wants to earn return of 7% then find out risk। Now what investor wants? Investor wants only the RF। वो चाहता ही नहीं है कि मैं अपनी रिटर्न को बढ़ाऊं, मैं तो ये चाहता हूं सुरक्षित रहकर काम करूं। तो अगर उसकी रिटर्न किसके बराबर रख रहा हूं मैं, अगर उसका परसेप्शन आरएफ के बराबर चल रहा है, तो इट मींस दिस इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टर एंड ही इन्वेस्ट हिट्स एंटायर मनी इन रिस्क फ्री असेट। थर्ड, अभी थर्ड और फोर्थ मैंने आपको समझाई नहीं है, बट समझ में वैसे आ जाएंगे। एन इन्वेस्टर wants to earn return of 15% find out, ये लीजिए, what does it mean? इन्वेस्टर क्या कमाना चाहता है, ये रिटर्न। तो ये रिटर्न कमाना चाह रहा है तो इट मींस इन्वेस्टर मस्ट इन्वेस्ट एंटायर मनी इन अ मार्केट पोर्टफोलियो। मार्केट के बराबर रिटर्न तो तभी कमा पाओगे जब आप अपने पूरा का पूरा पैसा रिस्की एसेट में डाल दो, यानी इन अ मार्केट पोर्टफोलियो। दैट मींस इन्वेस्टर ऑफ योर एज। आपकी नई नई जॉब लगी, सीए बने, और सीए बनते ही जॉब लगी, पैकेज लगा 8-9 लाख का, खर्चे कितने हमारे, थोड़े से, और उसमें भी पापा से लेंगे, तो अपनी सैलरी तो सेव हुई, सेविंग। तो व्हाट इज योर परसेप्शन? क्या अब आपको डर लगेगा, अरे यार पीएफ में डाल दें, अरे एफडी बनवा दें? नहीं, यू वांट टू एक्सप्लोर इट। आप ये चाहोगे यार अभी तो शुरुआत है, अभी 8 लाख रुपए मिल रहे हैं, फिर मिलेंगे, बढ़ेगा धीरे धीरे। तो इनिशियल स्टेज पर आप क्या चाहोगे? इनिशियल स्टेज पर आप ये चाहोगे यार ये जो 8 लाख रुपए एक साल मिले, 2 साल में 16 लाख 15 लाख मैंने बचा लिए, ये मल्टीप्लाई होने चाहिए। मुझे इन पर कोई 5-6% नहीं कमाना, मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहूंगा या चाहूंगी जहां पर मुझे रिटर्न बहुत ज्यादा मिल जाए। एंड आई एम एग्री फॉर द रिस्क फॉर दैट डिजायर्ड लेवल ऑफ रिटर्न। तो यू आर द इन्वेस्टर ऑफ एग्रेसिव नेचर, कि हां हम एग्री हैं कि अभी तो यार स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत कमाना बाकी है, तो हम इनिशियल स्टेज पर ही अपनी कमाई को प्लान कर लें कि यार प्लान करके कहां लगा दें,
म्यूचुअल फंड में लगा दो और शेयर मार्केट में लगा दिया, क्योंकि वी आर एग्री टू टेक रिस्क। हो सकता है कभी थोड़ा नुकसान हो जाए, बट इन द लॉन्ग रन इट विल प्रोवाइड बेनिफिट टू अस। और ये तो सरप्लस पैसा है ना, आपको अभी इस पैसे की जरूरत नहीं है 4 साल 5 साल तक, आप हर साल कमाए जा रहे हो और वो जुड़ रहा है। एफडी विल नॉट प्रोवाइड यू द सो मच अर्निंग, क्योंकि एफडी में पैसा तो सिक्योर हो गया, लेकिन आप उतना अर्न नहीं कर पाओगे। तो नाउ द परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर चेंज। इन्वेस्टर एग्री टू इन्वेस्ट इन अ रिस्की एसेट पोर्टफोलियो, और वो अपनी रिस्क को कहां तक ले सकता है, मार्केट के अकॉर्डिंग बात कर सकता है। तो अगर एक इन्वेस्टर आरएम यानी मार्केट पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग कमाना चाहता है, तो वो अपने पूरे पैसे को कहां लगा देगा, एक रिस्की पोर्टफोलियो में लगा देगा। बोलिए इन्वेस्टर नंबर 3 आया समझ में? अब इसको हम बाद में लिख लेंगे। नाउ द फोर्थ वन इन्वेस्टर। Now, investor wants to earn a return of 18%, more than the market, more than the market. Yani such type of investor agree to take more and more risk. मोर एंड मोर रिस्क का मतलब क्या हो गया, समझना, अपना पैसा तो लगा ही रहे हो, साथ में बोरो करके भी लगा रहे हो आप, क्योंकि आपका परसेप्शन है यार मैं बहुत रिस्क उठाने को तैयार हूं, बट रिटर्न अच्छी मिलनी चाहिए। आपने खुद का पैसा तो लगाया ही लगाया, साथ में लोन भी ले लिया, और लोन के पैसे को भी कहां लगा दिया, मार्केट के रिस्की एसेट में लगा दिया। तो whenever you invest own fund as well as the borrowed fund in the risky asset, you are able to earn a return which is higher than the market return. RF पर बोरो कर लाए, क्योंकि अनलिमिटेड बोरोइंग अवेलेबल है एट RF। समझना, वी आर अप्लाइंग द अजम्पशन। अब ऐसा थोड़ी है आप बोलोगे मुझे तो लोन ही नहीं मिले, आप जाओ बैंक के पास लोन ले आओ, देखें कि आपको लोन मिल जाएगा, बट नहीं। बट नाउ वी आर कंसीडरिंग द असम्पशन कि एवरी इन्वेस्टर हु वांट्स टू इन्वेस्ट द मनी कैन बोरो एट RF। तो अब मैं ये चाहता हूं यार मैं मेरा पैसा तो डालू ही डालू कुएं में, और दूसरों का भी कुएं में डाल देता हूं। तो मैंने अपना पैसा तो डाला ही डाला, साथ में मनी को बोरो करके डाला। और जानते हो जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है ना, हियर द वेट्स विल बी इन नेगेटिव। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो एक स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज, बोले यार वेट तो बचपन से हमने सीखा था 1 होता है, पहला वेट निकालोगे तो 1 से ऊपर 3 आएगा वेट, 2 आएगा वेट। तो हम क्या करते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है यार ये तो गलत हो गया, वेट तो 1 से कम आना चाहिए। तो वहां पर हम अपना टाइम खराब करते हैं पेपर में। बोले यार 1 से ऊपर आ गया तो मेरा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत हो गई, फिर दोबारा देखोगे और गलती से जानते हो क्या होगा, अगली बार भी वेट तो 1 से ज्यादा आएगा, जो पहले निकाला था वो नहीं आएगा। लेकिन समझ रहे हो मेरी बात, आपने पहली बार क्वेश्चन सॉल्व किया, वेट आया 2, दिमाग ने बोला ये तो गलत है, फिर आपने दोबारा कैलकुलेशन चेक की तो अब की बार आया 1.5, तो अब तो डाउट पक्का हो गया, ये तो गलत हो गया। मैं फिर तीसरी बार निकाला तो फिर आ गया, जब तक तो टाइम ही खत्म हो जाता है। तो कैलकुलेशन एक बार करो और सिचुएशन को समझो। व्हेनेवर एन इन्वेस्टर वांट्स टू अर्न अबव द आरएम के ऊपर मार्केट में वो तभी कमा सकता है जब वो अपने पैसे के साथ साथ बोरोड फंड लगाएगा। और जानते हो जैसे ही बोरो आ गया ना,
तो बोरो का तो वेट ही नेगेटिव जाएगा। आप जब पैसा बोरो कर रहे हो तो बोरोड फंड इज ऑलवेज यू हैव टू पे, शोज अ नेगेटिव वेट। तो यानी घबराना नहीं, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि वेट नेगेटिव आ रहा है तो रुको और क्वेश्चन को चेक करो कि क्या हमारी जो रिस्क रिटर्न है वो मार्केट से ऊपर है। अगर मेरी रिस्क रिटर्न मार्केट के ऊपर ले रहा हूं मैं, जो मेरी डिजायर्ड रिटर्न है वो मार्केट के ऊपर है, या मेरी जो डिजायर्ड रिस्क है वो मार्केट के ऊपर है, तो 100% वो तभी पॉसिबल है जब मैं फंड को बोरो करूंगा और बोरो करने के बाद मैं उसे इन्वेस्ट करूंगा। बट समझना, अगेन द इन्वेस्टर नंबर 4 इज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्की एंड रिस्क फ्री। 4 में से मेरे पास बेसिकली 3 कैटेगरी बन गई। इन्वेस्टर 1 जो केवल आरएफ पर इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टर नंबर 2 जो केवल मार्केट में इन्वेस्ट करेगा और मार्केट की रिस्क रिटर्न पर काम करेगा, और इन्वेस्टर नंबर 3 जो रिस्क फ्री और रिस्की एसेट के कॉम्बिनेशन पर काम करेगा। लेकिन अब जो पर्सन इस कॉम्बिनेशन पर काम कर रहा है उसकी फिर 2 कैटेगरी बन गई। बेसिकली देखूं तो 3 ही बातें हैं मेरे पास। एक जो पूरा पैसा आरएफ पर लगाएगा, एक जो पूरा पैसा आरएम पर लगाएगा, और एक जो कॉम्बिनेशन में लगाएगा। बट जो पर्सन कॉम्बिनेशन में लगाएगा उसके कॉम्बिनेशन में 2 रूट बन गए। इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाओ कि आप आरएफ और आरएम के बीच में कहीं लाए कर रहे हो, आप आरएफ और आरएम के बीच में कहीं आ रहे हो, और एक इस तरह से पैसा लगाओगे कि आप आरएम के भी ऊपर जाओगे। तो थर्ड पॉइंट में तो क्या होगा, जब हम आरएफ और आरएम के बीच में कहीं अपनी रिटर्न के लेकर चल रहे हैं, तो मतलब हमने अपनी मनी को प्रोपोर्शनेटली इन्वेस्ट किया है, ओन मनी ही इन्वेस्टेड है बस। लेकिन वो ओन मनी में से कुछ पैसा आरएफ में इन्वेस्टेड है और कुछ पैसा रिस्की एसेट में है। और अगर मैं इसके भी बियॉन्ड जाके बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा, मैंने कहीं ना कहीं से लोन लिया तो यानी आरएफ भी मेरे पास आ गया, बट आरएफ इन नेगेटिव टर्म्स आ गया, और इन्वेस्ट इन रिस्की एसेट, ओन फंड भी किया और बोरोड फंड भी किया, तो दिस विल बी इन्वेस्टर नंबर 4। तो देखिए, मैं एक बार अगर इस थर्ड पॉइंट पर और बात कर लूं कि अगर आप एग्जैक्टली 15% कमाओगे तो व्हाट विल बी योर रिटर्न। यानी अगर आप पूरा पैसा मार्केट में लगाओगे तो यानी इन्वेस्टर की रिटर्न मार्केट के बराबर और इन्वेस्टर की रिस्क भी मार्केट के बराबर। बोलो क्लियर है बिल्कुल। यानी ये इक्वेशन मेरे लिए 2 इन्वेस्टर के लिए यूज होगी, बाकी 2 के लिए जरूरत नहीं है। जो भी इन्वेस्टर कॉम्बिनेशन में जा रहा है उस कॉम्बिनेशन के लिए मेरी सीएमएल इक्वेशन काम में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो सारा पैसा एक ही जगह लगा रहा है तो फिर तो मुझे जरूरत ही कहां है कॉम्बिनेशन की। तो दिस विल बी कॉल्ड योर कैपिटल मार्केट लाइन सिचुएशंस। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें। बहुत आसानी से हम बात करते हैं। देखो, पहला इन्वेस्टर कितनी रिटर्न कमाना चाहता है? 12। क्या वो 7 से 15 के बीच में है? तो दैट इज यूज द इक्वेशन ऑफ सीएमएल। चलिए क्या इक्वेशन है बताओ। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। मुझे इन्वेस्टर की डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12 दे रखी है, आरएफ 7 है, आरएम 15 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 8 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो मुझे कैलकुलेट करना है। 7 इधर आ जाएगा तो 5 इज इक्वल टू, ये फैक्टर आ गया 1 स्टैंडर्ड डेविएशन P। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ P?
यानी अगर एक इन्वेस्टर 12% की रिटर्न कमाना चाहता है तो उसका जो रिस्क प्रोफाइल होगा वो रिस्क कितनी उठाएगा, 5% के बराबर वो रिस्क उठाएगा। बोलो, क्लियर है ये पॉइंट? आगे ना 5%। सेकंड इन्वेस्टर वो है जो 7% एग्जैक्टली कमाना चाहता है। तो अगर उसकी रिटर्न 7% है तो व्हाट विल बी द रिस्क? 0, क्योंकि 7% तो वो आरएफ पर कमा रहा है, तो आरएफ पर कमाने की जो रिस्क होगी उसकी वो ऑटोमेटिकली 0। इन्वेस्टर नंबर 3 क्या कमाना चाहता है? 15, तो उसकी रिटर्न तो आरएम के बराबर हो गई। एंड व्हाट विल बी द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो? वो मार्केट की रिस्क के बराबर होगा। तो ये थर्ड इन्वेस्टर हो गया। ठीक है यहां तक? नाउ अगेन फोर्थ इन्वेस्टर अगेन कॉम्बिनेशन में आ गया, तो यूज अगेन द इक्वेशन, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो बराबर आरएफ प्लस स्टैंडर्ड आरएम माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। रिटर्न कितनी है उसकी? 18, इंटू रिस्क कितना आ गया? 18 में से 7 गए तो 11 इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो 11। यानी अगर वो मार्केट से ऊपर कमाना चाहता है तो उसकी रिस्क भी मार्केट के ऊपर जाएगी। तो अगर उसकी रिटर्न वो कितनी रखना चाहता है? 18 रखना चाहता है, तो उसको रिस्क भी मार्केट के ऊपर यानी 11 उठानी पड़ेगी। और इन्हीं क्वेश्चन में अगर वो आपसे वेट्स भी मांगे कि आप ये भी बताओ कितना कितना, क्योंकि पहले में और इसमें तो मांगेगा नहीं। देखो इधर इन दोनों में तो उसको वेट की जरूरत ही नहीं है, 100% वेट एक ही जगह है। वो वेट कहां मांगेगा? यानी आपसे कंपोजिशन ऑफ पोर्टफोलियो वहीं बनवाएगा जब आप रिस्की और रिस्क फ्री में काम कर रहे हो। तो उस केस में आपको क्या करना है? सिंपली वेट की इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन को यूज कर सकते हो आप। ये लो, 2 इक्वेशन लिखी थी मैंने यहां, दोनों में वेट काम आ रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1, इसमें भी फॉर्मूले, अब देखो रिटर्न आप निकाल चुके हो, रिस्क आपके पास है, आप इस इक्वेशन से कंपोजिशन या वेट्स निकाल सकते हो, या फिर आप आसानी से इससे भी निकाल सकते हो। आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन का यूज करके अगर वो आपसे पूछता है कि कंपोजिशन ऑफ द पोर्टफोलियो निकालो, देखना। इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करो, लिखो ऑल्सो कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ पोर्टफोलियो। एक 5th क्वेश्चन डाल के लिख लो, ऑल्सो कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ पोर्टफोलियो in situation 1 and 4. Also calculate composition of portfolio in situation 1 and situation 4. अब देखो सिचुएशन 1 में बात करता हूं मैं पहले। फर्स्ट, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं रिस्क वाली इक्वेशन उठा लेता हूं। बताओ क्या रिस्क वाली थी मेरे पास? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू WM। चलो
क्या पोर्टफोलियो की रिस्क अपन ने निकाली थी सिचुएशन 1 में? कितनी आई थी? कितनी? तो यानी ये 5 मस्ट बी इक्वल टू 8 इंटू WM. तो व्हाट इज अवर WM? 5/8. तो ये हमारे पास WM आ गया. तो देन WF बराबर 1 माइनस WM. तो 1 माइनस 5/8. 5/8 कितना हुआ? 0.625. तो 1 माइनस 0.625. अब अगर आप इसको है ना, वो रिटर्न वाली इक्वेशन थी ना, WF इंटू वेट ऑफ F, उससे निकालोगे तो भी सेम आंसर आएगा. तो आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन से वेट्स कैलकुलेट कर सकते हो. चलिए अब सिचुएशन 3 पर आते हैं. उसका भी कंपोजिशन निकालना है. इक्वेशन अगेन वही लगाओ. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू वेट ऑफ मार्केट. बताओ पोर्टफोलियो की रिस्क कितनी थी? 11 इज इक्वल टू 8 WM. 11/8. 1 पॉइंट ये ले. वेट 1 से ज्यादा आएगा. और मुझे कंफर्म पता था कि आएगा, क्योंकि अगर RF पर बोरो कर रहा हूं ना, तो RF नेगेटिव जाएगा. तो नेगेटिव वेट तभी आगे रिप्लेस हो पाएगा जब एक वेट एक से ऊपर जाएगा. तो लीजिए वेट ऑफ RF आ जाएगा. लीजिए दिस विल बी कॉल्ड एज कंपोजिशन ऑफ द पोर्टफोलियो. दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ पोर्टफोलियो. नो अब देखिएगा. अब अगर मान लीजिए मुझे कैपिटल मार्केट लाइन की इक्वेशन चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास ना तो RM है ना RF है, कुछ भी नहीं है. तो अब लिखेंगे हाउ टू कैलकुलेट capital market line using regression equation. देखिए समस्या क्या है. अगर आपके पास RF, RM, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, अगर तीनों फैक्टर पता है तब तो आप डायरेक्टली उस CML इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो. बट अगर ये फैक्टर मिसिंग होंगे तो आपको रिग्रेशन इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट लाइन. क्या इक्वेशन होती है? Y इज इक्वल टू A प्लस BX. Y इज इक्वल टू A प्लस BX. देखो मैं इनको थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं. दिस विल बी कॉल्ड एज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो. बेसिकली A इज अ कांस्टेंट फैक्टर विच इज डिनोटेड बाय RF. B होता है स्लोप ऑफ द कर्व.
जो हमने ऑलरेडी समझा हुआ है कि RM माइनस RF अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट एंड X डिनोट रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स देखूं तो ये एग्जैक्टली सिमिलर टू लाइन हो गई। ये देखो ARF, इसमें यहां प्लस लगा दिया मैंने, तो b तो ये स्लोप हो गया एंड द मल्टीप्लाई बाय x यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। तो समटाइम्स वी हैव टू अप्लाई द रिग्रेशन इक्वेशन y is equal to a plus bx for the purpose of calculating CML इक्वेशन। एंड नाउ अब बात ये आती है, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो दो फैक्टर चाहिए मुझे, a और b। तो लिखें 2, क्या चीज, स्लोप ये है केवल, वो तो अपने आप अगला फैक्टर आ गया ना अपना, बिल्कुल ये केवल स्लोप जो है b की वैल्यू। टू फाइंड आउट CML equation, we need to calculate to find out CML equation, we need to calculate value of A and B in the following manner. In the following manner. अब A और B की वैल्यू को निकालने के लिए मुझे दो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है। सिग्मा रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू NA प्लस B सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। सिग्मा रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो into standard deviation of portfolio is equal to A standard deviation of portfolio plus B standard deviation of portfolio square. By solving these two equations, we can find out the value of A and B. आपके पास इन इक्वेशंस का सारा डेटा होगा और उससे आप क्या निकाल पाओगे, A की वैल्यू और B की वैल्यू को निकाल पाओगे। और जब आपके पास A और B की वैल्यू आ जाएगी तो हम उस A और B की वैल्यू को इस इक्वेशन में आसानी से रख सकते हैं। तो अंडर द रिग्रेशन एनालिसिस मेथड आपको पहले अपनी y इज इक्वल टू A प्लस बी एक्स की इक्वेशन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू A प्लस बी एक्स के लिए आपको ये वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ A एंड B। एग्जाम्पल, stock return आपको 4 पोर्टफोलियो दिए हुए हैं। इसकी रिटर्न 12%, 14%, 10% और 15%। 8%, 11%,
6%, 13%। फाइंड आउट रिग्रेशन इक्वेशन। फाइंड आउट रिग्रेशन इक्वेशन। अब देखिए, यहां ना तो आपको आरएम गिवन है, ना आपको आरएम्स तो है हमारे पास अलग अलग पोर्टफोलियो की, बट आरएफ नहीं है। तो अब अगर आरएफ नहीं है तो हम सीएमएल इक्वेशन नहीं लगा सकते। और प्लस एक और समस्या, हमारे पास तो कई सारी रिटर्न्स और रिस्क हैं, हमें तो एक इक्वेशन चाहिए सीएमएल की। अब हम यूज करेंगे अपना रिग्रेशन मेथड। बताइए रिग्रेशन की इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू ए प्लस। अब उन दो इक्वेशन के लिए देखो मुझे क्या क्या चाहिए, आरएम, फिर मुझे चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम, एक मुझे चाहिए आरएम क्या सॉरी रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो बेसिकली, फिर एक मुझे चाहिए रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई बाय दिस, और एक चाहिए स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, अगर आपको इसकी ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो सिग्मा ऑफ आरपी चाहिए, सिग्मा ऑफ पोर्टफोलियो पी, रिस्क ऑफ पी, फिर एक इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर टर्म्स में। तो मुझे चार ही वैल्यूज निकालनी है, दो तो मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है। रिटर्न बताओ क्या क्या है? 12, 14, 10 और 15 टोटल करो। कितना? इधर 8, 11, 6 और 13, इसका भी टोटल। नाउ रिटर्न इनटू रिस्क को मल्टीप्लाई, 96, 154, 60, 195, टोटल 505। 64, 121, 36, 169, टोटल 9। अब दोनों इक्वेशन लिख दो। सिग्मा रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, सिग्मा रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इंटू रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो ए, सिग्मा रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो बी, सिग्मा रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो स्क्वायर। रिटर्न का टोटल कितना था? 51 इंटू 4A, एन का मतलब नंबर ऑफ स्टॉक, तो हमारे पास 4 स्टॉक का 4 पोर्टफोलियो का डेटा है, प्लस 38B, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 505 बराबर 38A प्लस 390B। ये दो इक्वेशन आ गई। हमारे पास जो चारों डेटा अवेलेबल थे, हमने उसको बस इस इक्वेशन में रख दिया। अब सॉल्व कर दो। तो इक्वल करने के लिए क्या करें, हम इस इक्वेशन को 38 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन को 4 से, तो हमारी a की वैल्यू बराबर आ जाएगी। तो 51 इंटू 38, तो 1938 बराबर 4 इंटू 38 हो गया 152A प्लस
1444B 505 इंटू 4 2020 बराबर 152A प्लस 160B माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट जाएगा, ये आ गया 2020 माइनस 1938, तो माइनस का 82 इज इक्वल टू 1560 माइनस 1444 माइनस का 116B, माइनस से माइनस कटा, तो B बराबर 82 डिवाइडेड बाय 116, $707। तो मेरे पास B की वैल्यू आ गई 0.707। अब B की आ गई तो किसी भी इक्वेशन में रखकर A निकाल लो। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, 51 इज इक्वल टू 4A प्लस 38 इंटू 0.707, तो 51 इज इक्वल टू 4A प्लस 38 इंटू 0.707 26.866, तो ये इधर आ जाएगा, तो 4A इज इक्वल टू 51 माइनस 26.866, तो ये आ गया 24.34। A इज इक्वल टू 6.03। अब A और B दोनों की वैल्यू आ गई, तो नाउ वी कैन डिराइव द इक्वेशन, हेंस द Y इज इक्वल टू 6.03 प्लस 0.707x, या अब इसको मैं और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दूं, तो दैट मीन्स रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज 6.03 0.70, this standard deviation of portfolio. This will be our CML equation using regression analysis. Y is equal to A plus BX के फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। ये था आपका पूरा टॉपिक, विच इज कॉल्ड एज कैपिटल मार्केट लाइन, कि इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग, रिस्क रिटर्न के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से इस लाइन का यूज करते हैं। बिल्कुल, यानी क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, अब वो आपसे क्या पूछेगा, इन चार को देने के बाद अब वो एक क्वेश्चन बोलेगा कि इफ इन्वेस्टर वांट्स टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेयर द रिटर्न इज 17%, तो कैलकुलेट द रिस्क, या रिस्क दे देगा तो रिटर्न निकलवाएगा। एक्चुअली में इस तरह के क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट यही होगा, ये आपको 4 डेटा तो दे रहा है, पूछेगा कोई 5वां, यानी पूछेगा इस पर बेस्ड ये कि अगर एक इन्वेस्टर, अब मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लो एक इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर 17% रिटर्न कमाना चाहता है, तो उसकी रिस्क निकाल कर बताओ। तो अब जब आपने ए और बी की सारी वैल्यू निकाल ली ना, अब रिटर्न 15 दे दी उसने, तो क्या करोगे, यहां रिटर्न 15 रख दोगे और इस इक्वेशन से आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का यूज इतना ही है। ऊपर तो क्या था, हमारे पास डेटा था तो डायरेक्टली निकाल लिया था। अब देखो, निकाल लो ना, यहां 17 रखो, देन सॉल्व करो इक्वेशन को, ये इधर माइनस कर दो, डिवाइड बाय 0.707, 0.396 कैसे आ सकता है?
17 माइनस 6.03 डिवाइडेड बाय 0.707, 15.52 15.52 की रिस्क लेवल आ जाएगी। हाँ बस वो सॉल्व हो जाएगा। हाँ ये दो इक्वेशन रिग्रेशन की इक्वेशन है क्योंकि ये बिल्कुल भाई अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना तब तो ये इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्टली जैसे ऊपर करवाया था मैंने आपको, इसमें आपको आरएफ आरएम सब दिया हुआ था तो रिग्रेशन लाइन की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। भाई बेसिक सीएमएल इक्वेशन तो यही है आपकी, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अगर इसका डेटा मिसिंग होगा तो फिर सीएमएल कैसे लोगे, तो फिर आपको रिग्रेशन पर जाना पड़ेगा। हाँ और रिग्रेशन के लिए आपके पास ए और बी की वैल्यू निकालने की दो इक्वेशंस है। ठीक ना तक।